हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और मैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस रूम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी से संबंधित एक टॉपिक श्वसन के बारे में कुछ बताने आया हूं। तो आइए देखते हैं कि श्वसन क्या होता है। देखिए, श्वसन जानने से पहले हम श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सांस लेना तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग कहते हैं। अमूमन ऐसा सब मास्टर बताते हैं कि सांस लेना तथा छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। वह श्वसन नहीं है। देखिए, सांस लिया जाता है और छोड़ा जाता है, उस क्रिया को श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, निश्वसन और निःश्वसन। देखिए, खाली यह नि है। सांस अंदर लेने की क्रिया को निश्वसन या इंस्पायरेशन कहते हैं। सांस जो अंदर लिया जाता है उस क्रिया को निश्वसन या इंस्पायरेशन, और सांस छोड़ने की क्रिया को निःश्वसन या एक्सपायरेशन कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप इंग्लिश वर्ड याद कर सकते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। देखिए, बताने का कारण यह था कि इस जो कितना मात्रा में हम सांस लेते हैं उसमें वायु में प्रतिशत कितना रहता है, ऑक्सीजन का, CO2 का, नाइट्रोजन का। तो आइए देखते हैं कि कितना परसेंटेज रहता है। देखिए, हम जब सांस लेते हैं तो वह वायुमंडल से लेते हैं। तो वायुमंडल में जितना परसेंट वायु में ऑक्सीजन होगा उतना परसेंटेज ही निःश्वसन में हम ऑक्सीजन लेंगे, CO2 लेंगे और नाइट्रोजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है, तो हम सांस के रूप में ऑक्सीजन 21% लेते हैं। वायुमंडल में CO2 0.03% है, तो हम सांस में CO2 0.03% लेते हैं। नाइट्रोजन 78% है, तो हम 78% लेते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज्यादा है, यह वायुमंडल की बात होती है। ठीक है, अब देखिए, याद रखिएगा, सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया को निःश्वसन या एक्सपायरेशन कहते हैं। इसमें मात्रा बदल जाता है। हम जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेते हैं 21% लेकिन छोड़ते हैं 17%। ठीक है, नाइट्रोजन 78% लेते हैं, 78% छोड़ते हैं। लेकिन CO2 लेते हैं 0.03% लेकिन छोड़ते हैं 4.6%। आइए और देखते हैं। अब हमारी मुख्य बात श्वसन के बारे में चालू होती है, तो देखते हैं श्वसन क्या है। देखिए, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज टूटता है और ऊष्मा और ऊर्जा देता है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं O2 लेते हैं तो जाता है, हमारे भोजन को तोड़ता है और तोड़कर ऊष्मा और ऊर्जा देता है। देखिए, अगर हमको ऊष्मा की पहचान करना है तो ठंडी के दिनों में ऐसे सांस लेकर जब छोड़ते हैं तो थोड़ा गर्म सा महसूस होता है, उससे निर्धारित होता है कि ऊष्मा निकलता है। और देखिए, ऊर्जा का निर्माण जब हमारे श्वास लेते हैं तो अलग अलग मार्ग से माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, तो वहां एक क्रेब्स चक्र चलता है। यह क्रेब्स वैज्ञानिक ने खोज किया था, इसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। क्रेब्स वैज्ञानिक ने अपने ही नाम पर एक क्रेब्स चक्र, उससे 38 ATP का निर्माण होता है। यह ATP क्या है इसके बारे में अगली कक्षा में देखेंगे। अभी फिलहाल में अपने मुद्दे पर आते हैं। देखिए, तो इसका समीकरण क्या बनता है कि हम O2 लेते हैं, ग्लूकोज तोड़ता है तो 6 CO2 6H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। अब आइए देखते हैं, यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण कहने का अर्थ यह है कि जिस अभिक्रिया में O2 का संयोग होता है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यह एक अपचायी अभिक्रिया है। अपचायी कहने का अर्थ है कि देखिए, जिस अभिक्रिया में कुछ टूटता है उसे अपचायी कहते हैं। तो इसमें ग्लूकोज टूट रहा है, अतः यह एक अपचायी है। इसमें ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए, जब आदमी मर जाता है तो उसमें श्वसन की क्रिया नहीं होता है। श्वसन की क्रिया नहीं होता है तो ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, जिससे देखिएगा मृत व्यक्ति का शरीर पूरा ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि मृत व्यक्तियों का शरीर पूरा ठंडा हो जाता है। अब आपको बता दें, अगर आपसे कोई पूछेगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ते हैं, तो आप बताइएगा कि ग्लूकोज का विघटन होता है तो CO2 का निर्माण होता है। यही कारण है कि हम CO2 को छोड़ते हैं। अब देखिए,
आपसे पूछा जाता है कि मुख्य श्वसन अंग क्या है। देखिए यह नाक न एक मार्ग है, यह श्वसन अंग नहीं है। हम श्वसन फेफड़ा से लेते हैं, ठीक है। हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से सब वायु हमारे अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, और फेफड़ा तक जाता है, और फेफड़ा के पास आता है रक्त के माध्यम से। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है, ऑक्सीजन लेके चला जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके ले आ देता है फेफड़ा। तो मुख्य श्वसन अंग हमारा फेफड़ा है। आगे देखते हैं कि उसके बारे में क्या है क्या नहीं है। श्वसन तंत्र। श्वसन के प्रक्रम को समझना। मनुष्यों में श्वसन हेतु उत्तरदायी प्रमुख अंग वक्ष गुहिका में उपस्थित होते हैं। वक्ष क्षेत्र में पसलियों के अंदर फुफ्फुस कला होती है जो फेफड़ों को घेरती है। दायां फेफड़ा 3 पालियों, दाईं ऊपरी, दाईं मध्यवर्ती और दाईं निचली पाली में विभाजित होता है। बायां फेफड़ा अपेक्षाकृत छोटा होता है और इसमें केवल 2 पालियां, बाईं ऊपरी और बाईं निचली पाली होती है। दोनों फेफड़े बाहर से छोटी नलिका कारक श्वसनिका से जुड़े होते हैं जो मिलकर श्वसन नली तक विस्तृत होती है। श्वसन नली में सी आकृति वाले उपास्थि के अपूर्ण वलय होते हैं जो वायु मार्ग को निपतित होने से रोकते हैं। श्वसन नली ग्रसनी तक जाती है जो नासा द्वारों से जुड़ी होती है। जब हम वायु से श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के अणु नासा द्वारों में प्रवेश करते हैं और नीचे की ओर ग्रसनी और श्वसन नली से होते हुए अंततः श्वसनिका में पहुंचते हैं। प्रत्येक श्वसनिका से ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों से श्वसनिका और छोटी श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। ऑक्सीजन इन श्वसनिकाओं से गमन करते हुए कूपिकाओं तक पहुंचती है जिनमें से प्रत्येक कोशिकाओं के जाल से घिरी होती है। एक कूपिका का भाग असंख्य रंध्र युक्त कूपिका कक्षों की उपस्थिति दर्शाता है। आरबीसी युक्त रुधिर कोशिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता दिखता है। कूपिकाओं से ऑक्सीजन के अणु कोशिकाओं में विसरित होते हैं और फिर नीली बैंगनी आरबीसी द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इससे आरबीसी का ऑक्सीजनीकरण हो जाता है और उनका रंग नीले बैंगनी से लाल हो जाता है। आरबीसी और कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं वाली कुपिकाओं में रुधिर प्रवाहित होता है। ये अणु कुपिकाओं में मोचित होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका कक्षों में एकत्र होती है और वहां से ये कुपिकाओं से होकर श्वसनिकाओं के माध्यम से बड़ी श्वसनिकाओं में पहुंचती हुई अंततः श्वसन नली में जाती है और इसे नासा द्वारों से बाहर निकाल दिया जाता है। अतः ऑक्सीजन युक्त वायु में श्वसन का प्रक्रम अंतः श्वसन कहलाता है। पेशीय डायाफ्राम के संकुचित होने के पश्चात फेफड़े फैलते हैं और वायु अंदर जाती है जिससे कुपिकाएं फूल जाती हैं। निःश्वसन के दौरान डायाफ्राम ऊपर उठता है और फेफड़े संकुचित हो जाते हैं जिससे कुपिकाएं पिचककर वायु को बाहर निकाल देती है। ये बाहर निकलने वाली वायु कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त होती है। अंतः श्वसन और निःश्वसन का यह प्रक्रम श्वसन कहलाता है जो कि हर मिनट लगभग 20 बार होता है। को बोलते हैं यह जो नाक है ना, इसको नासा छिद्र बोलते हैं। इसमें बाल पाया जाता है। बाल यह फिल्टर का काम करता है, लेकिन सब लोग जाते हैं शेविंग करवाने तो बाल को कटवा लेते हैं। वो बाल को नहीं कटवाना चाहिए क्योंकि वो फिल्टर का काम करता है, जाने वाले कण धूल कण को वह रोकता है। ठीक है, आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा नसिका कपाट है। नसिका कपाट, नाक के ऊपर एक हड्डी ये पाया जाता है जिसे नसिका कपाट कहा जाता है। ठीक है, नसिका कपाट में 2 चीज पाया जाता है। एक म्यूकस नाम का द्रव्य पाया जाता है जो जाने वाले कण और धूल कण को चिपका लेता है। देखिएगा चिपका लेता है, कभी कभी ऐसे करिएगा तो नकटी निकलता है। वो म्यूकस का काम है, अपने अंदर चिपका लेता है और नकटी कभी कभी निकलता है।
एक पाया जाता है ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब उसका काम है सुगंध देना है। हम वायु लेते हैं तो सुगंध हमें पता चल जाता है कि यह सुगंध ठीक है हमारे लिए, यह खराब है, इधर कचरा है, इधर ठीक है, इधर ऑल्फैक्टरी लोब के द्वारा यह पता चलता है। ऑल्फैक्टरी लोब यह नासिका कपाट में पाया जाता है। उसके बाद ग्रसनी में प्रवेश करता है वायु। ग्रसनी में मुंह के अंदर ग्रसनी पाया जाता है। इसमें वायु और भोजन एक साथ प्रवेश करते हैं, यानी दोनों का मिलन ग्रसनी में होता है। ग्रसनी के बाद हमारा वायु स्वर तंत्र में चला जाता है। देखिए स्वर तंत्र यहाँ पर पाया जाता है, जहाँ एक वॉइस बॉक्स होता है, ध्वनि वहीं से उत्पन्न होती है स्वर तंत्र से। स्वर तंत्र में एक और पाया जाता है इपीग्लोटिक्स पाया जाता है। इपीग्लोटिक्स एक प्रकार का दरवाजा है। वह दरवाजा का कार्य क्या है? देखिए दरवाजा एक ही है और घर दो है। वह दरवाजा का काम क्या है कि जब वायु आएगा तो श्वास नलिका खोल देगा, और जब भोजन आएगा तो हमारे जो भोजन जाता है वह रास्ता खोल देगा, ठीक है। जब सांस आएगा तो सांस वाला खोल देगा, जब भोजन आएगा तो भोजन वाला खोल देगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी के बारे में सोचने लगते हैं। जब कभी हम किसी बारे में सोचने लगते हैं तो हमारा दिमाग वहां पर चला जाता है, और हम भोजन करते हैं तो हमारा यह इपीग्लोटिक्स अब निर्धारण नहीं कर पाता है कि वायु है कि भोजन है, तो वायु में चला जाता है और देखिएगा उसे छींक आने लगती है, ठीक है। यही कारण है इपीग्लोटिक्स। इसे मेंडुला ऑब्लिगाटा नियंत्रण करता है। दिमाग का कौन कौन सा पार्ट है, 3 प्रकार का होता है, कहाँ क्या होता है, यह सब आपको अगली कक्षा में बताई जाएगी। फिलहाल ये जान जाइए कि इपीग्लोटिक्स को मेंडुला ऑब्लिगाटा इसको नियंत्रित करता है। छींक क्यों आता है? इपीग्लोटिक्स खोल देता है, सीधा हो जाता है, खाने हमारे श्वास नली में प्रवेश कर जाती है, जिससे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और छींक आने लगती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कहाँ पहुंचता है। देखिए उसके बाद वायु श्वास नली में पहुंचता है। एक यहाँ पर नली पाया जाता है जिसे श्वास नली कहा जाता है। देखिएगा छोटे छोटे कीट पत्थी, जो छोटे छोटे कीट होते हैं जैसे तेलचट्टा, उन लोग का छतिया पर ऐसे छेद रहता है, उसी से वो श्वास लेते हैं, जिसे ट्रेकिया कहा जाता है। तो छोटे छोटे कीट श्वास नली से सांस लेते हैं। उसके बाद वायु फेफड़ा में प्रवेश करता है, ठीक है। फेफड़ा में क्या होता है? देखिए रुधिर आता है। पहले जान लीजिए फेफड़ा क्या है। फेफड़ा हमारे में 2 होता है, दाहिना बायां। दाहिना फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है, यह मेम्ब्रेन होता है। किस मेम्ब्रेन में होता है आगे बताया जाएगा आपको। फिलहाल में अभी ध्यान रखिएगा कि फेफड़ा ही हमारा मुख्य श्वसन अंग है, जिसमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मिल के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। वहीं पर मतलब कि मुख्य श्वसन अंग हमारा फेफड़ा ही है। श्वास नली के बाद फेफड़ा में जाता है। उसके बाद देखिए श्वास नली के बाद एक लंबा सा और मोटा करके पाइप जैसा संरचना होती है, जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है। यह ब्रोंकाई जाकर 2 पार्ट में बट जाता है, जिसे ब्रोंकियोलेस कहा जाता है। और ब्रोंकियोलेस में ऐसे गुच्छा पाया जाता है, ठीक है। ऐसे फुलौना टाइप का गुच्छा पाया जाता है, जिसे वायु कोष्ठ कहा जाता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया वायु कोष्ठ से ही वायु लेकर जाता है। उसके बाद ब्लड में पहुंचता है। ब्लड में आरबीसी में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन यही ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी एचबी बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के कोशिका में चला जाता है। यह कोशिका के माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए श्वसन 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी शोषण, अनाक्सी शोषण। ऑक्सी शोषण माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, अनाक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। यह अनाक्सी श्वसन किस में होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। ये आगे के कक्षा में आपको बताया जाएगा। फिलहाल में ये जान लीजिए कि जो हम लोग श्वसन करते हैं वह पूर्णतः जाकर माइट्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। देखिएगा अगर हम जो वायु लेते हैं, यह माइट्रोकॉन्ड्रिया हमारे पूरी कोशिका में अगर ऑक्सीजन को नहीं पहुंचाएगा, कभी कभी हम पैर दबा कर बैठ जाते हैं तो पैर झिनझिनाने लगता है, वह ब्लड द्वारा वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है ना, तो पैर हमारा चाहे गोड़ कोई भी अंग झिनझिनाने लगता है। तो झिनझिनाने का कारण क्या है कि ऑक्सीजन वहां तक ब्लड के माध्यम से नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। यही कारण है कि वहां पर झिनझिनी सा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है।
अब देखिए, आइए दो चार चीजों का देख लेते हैं कि श्वसन अंग क्या है। मानव का श्वसन अंग फेफड़ा है। कोई पूछेगा कि हमारा श्वसन अंग क्या है, तो फेफड़ा है। सभी स्तनधारियों का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। हम कैसे पता करेंगे कि स्तनधारी है? देखिए, जिस माने जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है वह प्रजाति को स्तनधारी के श्रेणी में लाया जाता है। कौन कौन से श्रेणी है आपको यह भी बताया जाएगा, लेकिन अगले कक्षा में, ठीक है? वीडियो लंबा ना हो, इसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है। दूसरा नंबर, कीट। कीट का श्वसन अंग होता है श्वास नली। देखिए, मेढक 3 प्रकार से सरवाइव करते हैं हमारे पृथ्वी पर। एक मेढक होता है जिसे हम लोग गांव में अक्सर बोलते हैं बेंग, बेंग बोलते हैं, वह फेफड़ा से श्वसन करता है। एक टेडपोल होता है, बच्चा सा टेडपोल होता है, मछली के समान होता है, आके पानिया में तैरने लगता है। तो पानिया में तैरने लगता है तो गिल्स से, वह गिल्स को क्लोम या गलफड़ा कहते हैं। मछली ही इससे ही श्वसन करती है, गिल्स, क्लोम या गलफड़ा से, ठीक है? उसके बाद एक होते हैं भूमि के अंदर मेढक खोद के चले जाते हैं, ठीक है? वह भादों में निकलते हैं और मादा जो होती है मेढक वही आवाज करती है, वो भूमि के अंदर चले जाते हैं, उसको निष्क्रिय मेढक कहते हैं। यह अपने श्वसन को त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। देखिए, उसके बाद हम लोग को 2 चीज बच जाता है, ठीक है? टीबी, आएगो टीएलसी। टीबी के बारे में देखिए, समझते हैं। हम जो अभी सांस लेते हैं, माने एक बार में जितनी हम सांस लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में, जितनी छोड़ते हैं उसे टीबी कहते हैं, यानी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है? एक बार में जितनी हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। और एक बार में जितनी हम सांस ले सकते हैं उसे हम टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है। देखिएगा कि कभी कभी आर्मी का दौड़ होता है और जो बच्चा दौड़ को क्वालिफाई कर लिया जाता है तो उसको छाती को ऐसे करके फुलाने को कहा जाता है। वह इसलिए फुलाने को कहा जाता है ताकि उसका टीएलसी देख सके। टीएलसी हम 6 लीटर, यानी हम एक बार में चाहे तो सांस लेकर 6 लीटर वायु को अपने अंदर भर सकते हैं। और टीबी नॉर्मल हम 500 ml कहने का अर्थ है कि 1/2 लीटर हम श्वसन एक बार में नॉर्मली लेते हैं और छोड़ते हैं। आधा लीटर लेते हैं या छोड़ते हैं नॉर्मल कंडीशन में, और लेना चाहते हैं तो हम कितना ले सकते हैं? 6 लीटर या 6000 ml भी दिया रहता है। या इसके बाद हम देखते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि पर्वत पर या समुद्र में जाते समय या वेंटिलेटर पर हीलियम, कभी नाइट्रोजन, माने कुछ कुछ अन्य गैसों को मिलाया जाता है। यह क्यों मिलाया जाता है, यह सारी बातें दूसरे कक्षा में की जाएगी। फिलहाल अभी वीडियो लंबा ना हो, उसको देखते हुए काम करना है। एक बात और बता दे आपको कि देखिए, महिला में रुधिर 4.5 लीटर होता है, ठीक है? माने 4.5 लीटर, हमारे में रुधिर होता है 5 लीटर, जिससे 4.5 लीटर होता है तो एचबी यानी हीमोग्लोबिन की भी मात्रा कम होगी। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण जो हमारे कोशिका में हीमोग्लोबिन कम है, यही कारण है कि महिलाओं को कभी कभी चक्कर आ जाता है, ठीक है? हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, जय हिंद।